गुड इवनिंग दोस्तों, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रैंकल दोष, ऑप्शन बी शॉटकी दोष, ऑप्शन सी अंतराकाशी दोष, ऑप्शन डी एफकिन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शॉटकी दोष, क्योंकि शॉटकी दोष में हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो धनायन है और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन जो होते हैं ये अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से होता क्या है दोस्तों कि इनका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फ्रैंकल दोष में जो धनायन होते हैं वो अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो धनायन के कण है और जो ऋणायन के कण है वो उसी क्रिस्टल में मौजूद रहते हैं, लेकिन शॉटकी दोष में वो गायब हो जाने के कारण घनत्व को घटा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नांकित में कौन सा क्रिस्टल फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन बी केबीआर। तो केबीआर जो दोस्तों ये क्रिस्टल के फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, सिल्वर हैलाइड सामान्यतः दर्शाते हैं। तो सिल्वर हैलाइड जो होते हैं, ठीक है, वो सामान्यतः क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन है शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष दोनों, और ऑप्शन डी है धनायन आधिक्य दोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंकल दोष। तो हम लोग का ये जो है सिल्वर हैलाइड ये सामान्यतः फ्रैंकल दोष को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिस्टल में अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो क्रिस्टल में अपमिश्रण से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो क्रिस्टल में अपमिश्रण से इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक दोष की अगर हम लोग बात करें तो ये बात है किसके, एन टाइप और पी टाइप के जो अर्धचालक बनते हैं उनकी बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम अपमिश्रण करते हैं क्रिस्टल में तो उससे क्या बनता है, एन टाइप और पी टाइप के जो है अर्धचालक बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने से बनता है। तो देखिए अगर हम सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी का तात्पर्य है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। तो कह रहा है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने से क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक बनेगा, एन टाइप अर्धचालक बनेगा, अंतर अर्धचालक बनेगा, विद्युत रोधी बनेगा। तो दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है अगर शुद्धि के रूप में उसे मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, ठीक है। और ऐसे जो तत्व होते हैं वो सामान्यतः संयोजकता 5 वाले होते हैं। वैसे तत्व जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, वैसे तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और वैसे तत्व को जब अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं वर्ग 14 के तत्व से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है
एन टाइप के अर्धचालक। अगर वर्ग 14 में अगर हम लोग बात करें कि वर्ग 14 में अगर हम वर्ग 13 के तत्व मिला दें तो हमको जो यहाँ पे प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा पी टाइप अर्धचालक। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पी टाइप अर्धचालक कैसे प्राप्त होता है। तो वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्व को मिलाने से, और एन टाइप अर्धचालक जो प्राप्त होता है जब हम वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एन टाइप अर्धचालक। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। साथ में ध्यान रखिए जब वर्ग 15 के तत्व की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और जब हम लोग बात करेंगे किसकी, वर्ग 13 की, तो इसमें होल की अधिकता होगी, होल की अधिकता होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इस पे भी प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का AgBr के क्रिस्टल में बिंदु दोष होता है। ऑप्शन ए कह रहा है शॉटकी दोष, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रैंकेल दोष, ऑप्शन सी धातु आधिक्य दोष, और ऑप्शन डी धातु न्यूनता दोष। दोस्तों ये ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन बी कह रहा है सी और डी दोनों, ऑप्शन सी कह रहा है ए और सी दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है बी एवं डी दोनों। तो इन चारों में से ये बताना है हमें कि AgBr जो क्रिस्टल है वो कौन कौन सा दोष प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो AgBr है, ये AgBr है, इसमें शॉटकी और प्लस यानी कि इसका गुण होता है कि शॉटकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रैंकेल दोष भी प्रदर्शित करता है। तो हम लोग का इस तरह से जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों, यानी कि AgBr हमारा शॉटकी दोष भी प्रदर्शित करेगा, AgBr हमारा शॉटकी दोष भी प्रदर्शित करेगा और फ्रैंकेल दोष भी प्रदर्शित करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जालकों में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए संकुलन क्षमता की अगर हम लोग बात करते हैं, संकुलन क्षमता की, इसको पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। हम लोग बात करते हैं किसकी, संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो होता है वो FCC का होता है, उससे कम होता है BCC का, और उससे कम होता है ST का। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि FCC का सबसे अधिक, FCC से कम जो संकुलन क्षमता होती है वो BCC की होती है, और BCC से कम होती है ST की, यानी कि सरल घनीय की। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन विस्थापन दोष भी कहलाता है। तो देखिए इसमें से विस्थापन दोष हम किसे कहेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक है फ्रैंकेल दोष, एक है शॉटकी दोष, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और एक अंतराकाशी दोष। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विस्थापन दोष तो ये हम कहेंगे फ्रैंकेल दोष को, फ्रैंकेल दोष को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रैंकेल दोष हमारा क्या है, विस्थापन दोष भी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आयनिक ठोस के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि बड़े आयन निविड संकुलित संरचना बनाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलक की रिक्तियों पर स्थान ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सभी रिक्तियों का भरना आवश्यक नहीं होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्रहण किए गए चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियों का अंश आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। या एक बार क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। आयनिक ठोस के संबंध में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं वाला कथन हमको चुनना है। तो ये कथन हम लोग का जो है सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सत्य
नहीं है कि ग्रहण किए गए चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियों का अंश आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सिलिकॉन से एन टाइप। ये दोस्तों टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एन होना चाहिए था, ये होगा एन। ठीक है, एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें से उस पदार्थ का अपमिश्रण करना चाहिए जिसकी संयोजकता हो। तो संयोजकता ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी 10 नहीं होगा क्योंकि किसी भी पदार्थ की संयोजकता 10 नहीं हो सकती, 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो देखिए एन टाइप अर्धचालक बनाना है तो थोड़ा देर पहले हमने बताया था आपको पिछले प्रश्न में कि एन टाइप अर्धचालक जो बनते हैं, एन टाइप जो अर्धचालक बनते हैं ये कैसे बनते हैं, जब वर्ग 14 में हम क्या मिला देते हैं, वर्ग 15 के तत्व मिला देते हैं। और वर्ग 15 के तत्व का मतलब इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता होती है 5, इनकी संयोजकता होती है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। एन टाइप अर्धचालक अगर हमें बनाना है तो हमें 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाना होगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा पी टाइप अर्धचालक की, हम किसकी बात कर लें, पी टाइप अर्धचालक की, पी टाइप अर्धचालक की अगर हम लोग बात कर लें तो पी टाइप अर्धचालक कैसे प्राप्त होगा भाई, जब हम वर्ग 14 के तत्व में हम मिला देंगे वर्ग 13 के तत्व को, और वर्ग 13 के तत्व का मतलब होता है संयोजकता 3। तो 3 संयोजकता वाले तत्व को यदि मिला दिया जाए वर्ग 14 के तत्व में तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतराकाशीय स्थान पर धनायन उपस्थित होते हैं। तो देखिए किस दोष में ये पूछ रहा है कि किस दोष में अंतराकाशीय स्थान पर धनायन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष में ही हमारे जो धनायन होते हैं वह अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि फ्रैंकेल दोष में क्या होता है, फ्रैंकेल दोष में ही क्या होता है, घनत्व पर कोई प्रभाव, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है घनत्व पर, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें किसकी शॉर्टकी दोष की, तो शॉर्टकी दोष में हमें ध्यान रखना है कि घनत्व जो है वह क्या होता है, घट जाता है, घनत्व घट जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष पाया जाता है जब, ऑप्शन ए कह रहा है कुछ धनायन जालक स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, आ जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन जालक से लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कुछ जालक स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है जालक में कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन जो है वो जालक स्थान से लुप्त हो जाते हैं, और उन्हीं के लुप्त होने के कारण, उन्हीं के गायब हो जाने के कारण शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। ये पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को, यानी कि कहीं पर ऋणायन रिक्ति है और वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर भर जाते हैं, ठीक है, वो भी कैसे इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे एफ केंद्र कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ केंद्र, एफ सेंटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक फेरोचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है
सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन डी डोमेन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर होगा कि एक फेरोचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पोटेशियम आयन की अधिकता KCl क्रिस्टल को बैंगनी या लाइलेक बनाती है, क्योंकि ऑप्शन ए देखेंगे, कह रहा है कि कुछ धनायन के स्थल और युग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, कुछ ऋणायन के स्थान युग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, कुछ ऋणायनिक स्थल खाली हो जाते हैं, F केंद्र बनते हैं जो जालक को रंग प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बात जो की जा रही है वो पोटेशियम आयन की अधिकता जो है वो KCl क्रिस्टल को बैंगनी या लाइलेक बनाने की बात हो रही है, यानी कि रंग प्रदान करने की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि जब F केंद्र बनते हैं तो वह जालक को रंग प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि रंग प्रदान होता है F केंद्र के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गोल्ड जिनकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, कह रहा है कि FCC एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, कह रहा है यूनिट के कोर की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है, हालांकि अभी यहाँ पे हम इसका उत्तर आपको बता दे रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से सेशन लाएंगे जहां पर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे सॉल्व करके बताएंगे। फिलहाल जो है इसका आंसर देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूनिट के कोर की लंबाई क्या होगी 0.407 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ये भी न्यूमेरिकल ही है। 58.5 ग्राम NaCl क्रिस्टल में एकक कोशिकाओं की संख्या क्या होगी यदि NaCl FCC जालक बनाता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1.5 × 10⁻23। देखिए न्यूमेरिकल हम यहाँ पे भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समझाने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को हम डिटेल से समझा के पाएंगे। ठीक है, वहां पे 5 या 10 न्यूमेरिकल ही रखेंगे हम लोग, जिससे कि हम लोग का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में कौन धातु ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है MnO, TiO2, VO2 और CrO2। तो इसमें जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि MnO जो है वो क्या है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक है। MnO आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक पदार्थ AXBY FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें A के परमाणु घन के कोनों पर तथा B के परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। AXBY का सही संघटन है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि देखिए ये जो बात की जा रही है प्रश्न की, तो कह रहा है क्या कि A जो है वो कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों A को कह रहा है कि परमाणु घन के कोनों पर, तो ये कोनों पर स्थित है। ठीक है, ये कोनों पर स्थित है। और बात कर रहा है B की, तो B कहाँ है, तो B आपका प्रत्येक फलक के केंद्र पर। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। तो जब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए कोनों पर जब होगा तो यहाँ से हमें A के लिए एक परमाणु और B की जब बात करेंगे तो B के लिए हमें 3 परमाणु प्राप्त होंगे
और इस तरह से अगर इसका सूत्र देखा जाए तो ये हो जाएगा AB3। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, AB3। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि कौन सा अवयव, ठीक है, कितने परमाणु रखे हुआ है और उसके हिसाब से ही हमारा यहाँ पे सूत्र सेट होगा। तो कोनों पर जो है 8 कोने होते हैं, हर एक कोने पर ध्यान रखिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कोनों की, तो देखिए जितने भी कोने, तो कोनों की संख्या जो होती है, कोनों की संख्या वो 8 होती है और प्रत्येक कोण पर परमाणु जो होता है, परमाणु वो होता है आपका 1/8। तो इस तरह से अगर कुल परमाणु की संख्या निकालें हम लोग, परमाणु की संख्या कोनों पर, ठीक है, कोण पर परमाणु की संख्या निकालें तो ये हो जाएगा 8 गुने 1/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमें कितना परमाणु मिलेगा, 1। तो इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 परमाणु। फलक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फलक के केंद्र पर जो है वो परमाणु की जो मात्रा होती है वो हाफ होती है और ऐसे टोटल 6 फलक होते हैं और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुल 3 परमाणु मिलते हैं। कितने परमाणु, 3 परमाणु। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 3 परमाणु। तो ये ए का हमें 1 परमाणु मिला, बी का हमें 3 परमाणु मिला। इस तरह से सूत्र बन गया AB3 दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है? तो देखिए ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए सरल घनीय, ऑप्शन बी अंतः केंद्रित घन, ऑप्शन सी षटकोणीय निविड संकुलित जालक, यानी कि ये जो बोल रहा है ये बोल रहा है HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग पहले भी एक बार ये प्रश्न देख चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि FCC जो होते हैं उनकी संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा, फिर BCC की होती है और फिर SC की होती है। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं FCC की, तो ये जो HCP है, ठीक है, या CCP है, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये दोनों ही आ जाते हैं FCC के अंतर्गत। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। षटकोणीय निविड संकुलित जालक जो होते हैं उसकी संकुलन क्षमता यहाँ पर सबसे उच्चतम होगी। ठीक है, अगर कभी HCP या CCP के लिए पूछ दे तो ध्यान रखिएगा HCP और CCP FCC के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए HCP या CCP के लिए पूछे तो उसकी भी संकुलन क्षमता क्या होगी, उच्च होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कुल कितने क्रिस्टल जालक संभव हैं? तो देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 क्रिस्टल जालक जो है वो संभव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या की बात की जा रही है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8। ठीक है, फलक केंद्रित इकाई सेल जो होते हैं उनमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो वो कौन सा दोष कहलाता है? ठीक है, तो आप पहले भी देख चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो कहलाता है फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष में जो धनायन है वह अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? तो देखिए बेरवादार ठोस की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण और ग्लास। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लास। ये जो ग्लास है यह क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है, बेरवादार ठोस। इसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, अक्रिस्टलीय भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय भी कहते हैं। बाकी अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों हमारा कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। ये तीनों हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है, ये क्रिस्टलीय, या इसको हम कह सकते हैं रवादार, इसको हम क्या कह सकते हैं, रवादार ठोस, इसको हम क्या कह सकते हैं, रवादार ठोस कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का क्या हो गया, ग्लास।
तो ये गिलास हम लोग का जो होता है ये बेरवादार ठोस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वय संख्या होती है। तो देखिए हेक्सागोनल यानी कि एचसीपी की बात कर रहा है, एचसीपी की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों जो एचसीपी की जब हम बात करेंगे तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है, इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। तो देखिए लैंग्वेज चेंज कर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पिछली बार भी कर चुके थे, क्योंकि ए के बारे में बोल रहा है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह कोनों पर स्थित है। और जब कोनों पर बात करेंगे तो इसके परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यही दोस्तों जब हम बात करेंगे बी के लिए, तो बी कह रहा है ये फलक पर स्थित है। और जब हम बात फलक पर की करेंगे तो इसके परमाणु की कुल संख्या 3 हो जाएगी। और इस तरह से जब इसका हम सूत्र देखेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा AB3। और इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AB3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो देखिए बीसीसी की बात कर रहा है, तो जब बीसीसी की हम बात करेंगे तो इसके जो रिक्त स्थान की जो जगह होती है, जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है दोस्तों, 32%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32%। ये क्या होता है, इसका रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसका खाली स्थान होता है। ठीक है, तो खाली स्थान कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग 100% में से हम लोग संकुलन क्षमता के मान को ठीक है घटा देते हैं, तो हमको प्राप्त होता है क्या, रिक्त स्थान। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो देखिए टोटल 100% हो गया, और संकुलन क्षमता बीसीसी की देखी जाए तो वह होता है 68%। और इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 32%। और यही 32% जो है हमारा, ये क्या है, ये मुक्त खाली जगह है। ठीक है, बीसीसी के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसके लिए, अगर हम लोग बात कर ले एफसीसी के लिए दोस्तों, यहाँ पे कर ही लेते हैं। एफसीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वह होती है 74%। ठीक है, 74% होती है। और यहाँ से जब हम लोग इसके रिक्त स्थान को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 26%। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग एसटी की बात करें तो ये होता है दोस्तों 52%। और रिक्त स्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा कितना, आपका 48%। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी रिक्त स्थान। संकुलन क्षमता को हमें याद रखना होगा कि किसके लिए कितना होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा संकुलन क्षमता जो है बीसीसी के लिए कितना हो गया दोस्तों, बीसीसी के लिए 68% है, एससीसी के लिए 52, बीसीसी के लिए 68 और एफसीसी के लिए 74%। तो ये हमें याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या। तो देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या किसे कहते हैं हम लोग, समन्वय संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, समन्वय संख्या। ठीक है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो समन्वय संख्या की बात कर रहा है एचसीपी के लिए। तो कुछ देर पहले ऐसे ही प्रश्न को देखे थे, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या 12। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है HCP और CCP, इसी में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है FCC रवा के 100 ग्राम जिसका घनत्व D 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है और सेल एज 200 पिकोमीटर है, इसमें परमाणुओं की संख्या होगी।
तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 × 10 की पावर 24। दोस्तों, हमने पहले भी कहा कि न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के ही सिर्फ क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आपका आज का ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी बोर्ड के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए यह उपयोगी साबित हो। और दोस्तों, ये हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आए हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेगी दोस्तों। तो इसलिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।